हाय एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल आई लर्न। आज हम इट्स सो हैपन टेक्स्ट बुक का चैप्टर 8 का एक्सरसाइजेस करने वाले हैं। अगर आपने इसकी रीडिंग की वीडियोस नहीं देखे हैं तो टॉप राइट कॉर्नर में इसका लिंक है, उसे क्लिक करें और ज़रूर देखें। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। क्वेश्चन 1, सेलेक्ट एंड रीड सेंटेंसेस दैट शो दैट द बॉय इज टेम्पटेड टू ईट जलेबीज। सो आपको इस चैप्टर के टेक्स्ट में से ऐसे सेंटेंसेस ढूंढने हैं जिससे कि ये पता चले कि जो बॉय था इस स्टोरी में वो टेम्पटेड था जलेबीज खाने के लिए। तो टेम्प्ट होना यानी ऐसी चीज़ का डिज़ायर रखना जो कि बेसिकली गलत होती है या जिसको नॉर्मली आप बोलते हो कि जिसको पाने से पाप हो। सो किन सेंटेंसेस से क्लियर होता है कि बॉय को टेम्पटेशन थी। सो दीज आर द सेंटेंसेस। Jalebis are meant to be eaten and those with money in their pocket can eat them. But then these jalebis are no common sort of jalebis. They are crisp, fresh and full of syrup. So फर्स्ट वाले केस में भी वो इस चीज़ को हाईलाइट कर रहा है कि उसके पास पैसे हैं एंड पैसे को खर्च करने चाहिए ताकि वो जलेबी खा सके, तो इसे टेम्पटेशन दिखती है। सेकेंड केस में वो बोल रहा है जलेबी कितनी क्रिस्प है, फुल ऑफ सिरप है, इससे भी उनकी इसकी टेम्पटेशन झलक रही है। थर्ड, my mouth watered. I rushed out of the house barefoot and ran towards the bazaar. So obviously, mouth watered clearly उसकी टेम्पटेशन को दर्शाता है एंड अगेन वो भाग के एकदम barefoot चला गया, मतलब वो इतना ज़्यादा उसे डिज़ायर कर रहा था कि उसे ये भी ध्यान नहीं रहा कि उसको चप्पल पहननी है। दैट ही इज़ फीलिंग गिल्टी। सो ऐसे कौन से सेंटेंस है उसे क्लियर होता है कि उसे गिल्टी फील हो रहा है, बुरा लग रहा है कि उसने कुछ गलती की है। माई हेड स्टार्टेड टू स्पिन। So that was the first case. Secondly, when the recess bell rang, I tucked my bag under my arm and left the school. So ये भी उसे गिल्टी फील हो रहा था, शर्म आ रही थी, तभी तभी वो स्कूल से बाहर निकलता है। Now for the crime of eating a few jalebis for the first time in my life, I was absent from school. So ये भी उसका एक गिल्टी वाला पॉइंट था कि वो फर्स्ट टाइम जो है स्कूल से एबसेंट हो रहा है। So this was the guilt. Sitting under a tree at first I felt like crying. So ये भी उसकी फीलिंग ऑफ गिल्ट थी जिसकी वजह से उसको ऐसा लग रहा था कि मुझे रोना चाहिए। दैट ही इज जस्टिफाइंग अ रॉन्ग डीड। तो ऐसे कौन से सेंटेंसेस से लगता है कि वो अपने गलत काम को जस्टिफाई कर रहा है, सही बताने की कोशिश कर रहा है। आई डेंट ईट देम ऑल बाय माई सेल्फ एंड आई फेड देम टू अ होल लॉट ऑफ चिल्ड्रन। सो ये भी एक तरह की कोशिश कर रहा था बोलने की कि मैं अकेला नहीं खाया, मैं सबको बांटा भी, सारे बच्चों को बांटा भी। सो वो बेसिकली जस्टिफाई कर रहा है कि इवन दो मैंने गलत काम किया पैसे को यूज़ करके, स्कूल फीस की मनी यूज़ करके, स्टिल मैंने बहुत लोगों को खाना खिलाया। सो काइंड ऑफ ये सही चीज़ थी जो मैंने किया। सेकेंड, अल्लाह मियाँ आई एम अ गुड बॉय, आई मेमोराइज द एंटायर नमाज एंड द लास्ट 10 सूरत ऑफ द कुरान बाय हार्ट। सो ये भी बोलने की कोशिश कर रहा था कि मैं बहुत अच्छा बच्चा हूँ, मैंने पूरी नमाज़ पढ़ी है और कुरान के इतने इंपॉर्टेंट वर्सेस पढ़े हैं। सो ये भी एक तरह से जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा था। क्वेश्चन 2, डिस्कस द फॉलोइंग पॉइंट्स। इज द बॉय इंटेलिजेंट? इफ सो व्हाट इज द एविडेंस ऑफ इट? सो आपको लगता है कि बॉय इंटेलिजेंट था? अगर हाँ तो उसका क्या एविडेंस है? सो द बॉय इज सर्टेनली इंटेलिजेंट। द फर्स्ट एविडेंस इज दैट ही हैज़ वन अ स्कॉलरशिप। तो पहला, बॉय सर्टेनली इंटेलिजेंट है, बिल्कुल इंटेलिजेंट है। पहला एविडेंस क्या है, पहला सबूत क्या है? सो एविडेंस का मतलब होता है सबूत। सो पहला सबूत क्या है कि उसने एक स्कॉलरशिप जीती है। ही डिस्क्राइब्स दैट ही इज कंसिडर्ड अ प्रॉमिसिंग स्टूडेंट। सो वो क्या बताता है कि उसे एक प्रॉमिसिंग स्टूडेंट कंसिडर किया जाता है। प्रॉमिसिंग यानी होनहार। ही कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग डिस्पाइट गिविंग इन टू द टेम्पटेशन। सो वो स्टिल राइट और रॉन्ग के बीच में डिस्टिंग्विश कर सकता है। डिस्पाइट, इवन दो उसने जो है टेम्पटेशन के सामने हार मान ली। गिविंग इन यानी सरेंडरिंग टू, सरेंडर करना, किसी के सामने हार मान लेना। सो अपनी टेम्पटेशन के आगे उसने हार मान ली, स्टिल उसे सही और गलत की पहचान थी। ही आर्ग्यूड हिज केस बिफोर गॉड लाइक अ लॉयर। और उसने केस जो है गॉड के सामने एक लॉयर की तरह उसने रहा। ये भी एक साइन ऑफ इंटेलिजेंस है। Does his outlook on Jalebi's episode change after class 8th? Does he see that episode in a new light? So, yes, his outlook changed after class 8th. He later realized that if God has granted his wish that day, he would have never learned from his mistake. He would never work hard to get the things he desired, knowing that Allah Mia would grant him all he needed if he could persuade him enough. So, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि क्या उसका आउटलुक है, उसका जो नज़रिया है, उसका जो नज़रिया है जलेबी एपिसोड से, ये जो पूरी कहानी थी उसके लाइफ की जिसमें उसने जलेबी की टेम्पटेशन के आगे हार मान ली, उससे उसने कुछ सीखा। क्योंकि उसने अल्लाह मियाँ से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की, उसके बावजूद उसको 4 रुपये नहीं मिले। तो क्या उसका नज़रिया चेंज हुआ एंड क्या वो उसे नए तरीके से, न्यू लाइट यानी न्यू वे, न्यू पर्सपेक्टिव,
सो क्या वो इस पूरे एपिसोड को एक नए पर्सपेक्टिव के साथ, एक नए नज़रिए के साथ देखता है। यस, हिज आउटलुक चेंज्ड आफ्टर क्लास 8। उसका आउटलुक चेंज हुआ। उसने बाद में क्या रियलाइज़ किया कि अगर भगवान ने उसकी विश उस दिन दे ग्रांट कर दी होती, जो मांगा उसने दे दिया होता, तो कभी भी वो अपनी मिस्टेक से नहीं सीखता एंड वो कभी भी हार्ड वर्क नहीं करता अब उन चीज़ों को पाने के लिए जिसकी वो कामना रखता है, ये जानते हुए कि अल्लाह मियाँ जो है उसको जो भी चाहे वो दे देंगे। अगर वो उनको सही तरीके से परसुएट करे तो, परसुएट करने यानी मनाए। सो दिस इज सिमिलर टू व्हाट वी हैव सीन बिफोर। ये सेम क्वेश्चन जो है पिछले आपके पार्ट्स में पूछा गया था एंड इट इज़ वेरी सिमिलर टू दैट आंसर। वाई आर कॉइन्स मेड टू टॉक इन दिस स्टोरी, व्हाट पर्पस डज इट सर्व। सो इस स्टोरी में कॉइन्स को बात करते हुए क्यों सुनाया गया है एंड क्या पर्पस सर्व करता है। सो इनफैक्ट जब ये स्टोरी मैं पढ़ रहा था तो मुझे मुन्ना भाई MBBS मूवी की याद आई थी। अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखी, काफ़ी अच्छी मूवी है। एंड उस मूवी में जो हीरो है संजय दत्त, उनको महात्मा गांधी दिखते हैं, एंड वहाँ पे बोला जाता है कि थोड़ा सा मेरा केमिकल लोचा है मेरे दिमाग में एंड मुझे महात्मा गांधी दिखते हैं एंड उसे गाइड करते हैं। बेसिकली महात्मा गांधी उसे गाइड करते रहते हैं एंड देन फाइनली जब वो साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है, डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये आपके दिमाग में है, ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो फिर उससे ऐसी क्वेश्चंस पूछते हैं जो जिसका आंसर उनको पता ना हो, संजय दत्त को पता नहीं हो, हीरो को पता नहीं हो। तो जब वो क्वेश्चन से पूछा गया एंड महात्मा गांधी भी जवाब नहीं दे पाए उसके दिमाग में, तब उसको समझ में आया कि अरे ये तो मेरी इमेजिनेशन है, मुझे जितना पता है उतना ही मेरे दिमाग में जो महात्मा गांधी उनको पता है। सो सिमिलर केस यहाँ पे हो रहा है। जो ये कॉइन्स हैं इनको बोलते हुए क्यों बताया गया, बिकॉज ये इनर वॉइस की तरह पोर्ट्रे किया गया। सो द कॉइन्स आर मेड टू टॉक इन दिस स्टोरी टू पोर्ट्रे हिज इनर वॉइस। This signifies the voices in our head that sometimes tempt us to do something we are not supposed to do, in the same way as they tempted the boy to buy jalebis from fees money. So इस स्टोरी में कॉइन्स को इसलिए बोलते हुए दिखाया गया है ताकि वो उसके अंदर की आवाज़ को पोर्ट्रे कर सके, दर्शा सके। पोर्ट्रे करना यानी दर्शाना। दे सिग्निफाइज द वॉइसेस इन आर हेड। तो ये क्या सिग्निफाई करते हैं, हमारे दिमाग में जो वॉइसेस होती हैं जो कभी कभी हमें टेम्प्ट करने की कोशिश करती हैं कि हाँ ये कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एट द सेम टाइम हमारे अंदर कॉन्शियस की भी आवाज़ होती है जब जो हमें गलत काम करने से रोकती भी है। सो हमारे दिमाग में दोनों वॉइसेस चलते रहते हैं हमारे दिमाग में। सो कॉइन्स जो है उस रॉन्ग वॉइस को रिप्रेजेंट करती है जो हमें टेम्प्ट करती है गलत चीज़ों को करने के लिए, जिस तरह से इस स्टोरी में उस बॉय को टेम्प्ट किया उन्होंने जलेबी खरीदने के लिए। The coins are a representation of the distractions in our head that try to sway us from path of righteousness. So coins क्या represent करते हैं, उन distractions को represent करते हैं जो हमारे दिमाग में होती हैं, जो हमें sway करती हैं, हमें अपने रास्ते से भटकाती हैं एंड किस रास्ते से, path of righteousness, सही चीज़ करने के पाथ से जो है हमें भटकाती हैं। फाइनली एक काफ़ी इंटरेस्टिंग कोट थिंक इट ओवर सेक्शन में आपके दिया गया है एंड काफ़ी एडवांस्ड कोट है। मैं इसको रीड करता हूँ, आपको उसका मतलब समझाता हूँ एंड आपको थोड़ा डीपर सेंस देता हूँ कि क्यों दिया गया है इस पर्टिकुलर स्टोरी में। आई डू नॉट फील ऑब्लाइज्ड टू बिलीव दैट द सेम गॉड हु हैज़ एंडाउड अस विद सेंसेस, रीजन एंड इंटेलेक्ट has intended us to forego their use and by some other means to give us knowledge which we can attain by them. पहले कुछ वर्ड्स का मीनिंग समझते हैं। तो अगर आप इसको डीपली समझना भी नहीं चाहते तो एटलीस्ट वोकेबलरी के लिए आप इसे पढ़ लें। आई डू नॉट फील ऑब्लाइज्ड। ऑब्लाइज यानी आई डू नॉट फील दैट इट इज़ माई ड्यूटी। ऑब्लाइज यानी ड्यूटी बाउंड या रेस्पॉन्सिबल, या जिसे आप बोलते हैं मेरा फ़र्ज़ होना। मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उस भगवान पे, उस सेम भगवान पे बिलीव करूं हु हैज़ एंडाउड। एंडाउड का क्या मतलब है, एंडाउड यानी हु हैज़ प्रोवाइडेड, जिसने हमें क्या प्रोवाइड किया है, सेंसेस प्रोवाइड किए हैं, हमारी जो इंद्रियां हैं वो प्रोवाइड किए हैं, हमें रीज़न दिया है, हमारे लॉजिक दिया है, हमारे अंदर रीजनिंग कैपेबिलिटी दी है, सही गलत में फ़र्क करने की कैपेबिलिटी दी है, इंटेलेक्ट दिया है, हमारे अंदर ऐसा ब्रेन दिया है ताकि हमारे अंदर थोड़ी इंटेलिजेंस है जिसको हम यूज़ कर सकें। हैज़ इंटेंडेड अस टू फोरगो। इंटेंड करना है ना, ऐसा इरादा रखना, कि ऐसा हमसे इरादा रखा है कि हम फोरगो कर दें उनका इस्तेमाल करना। फोरगो करना है यानी त्यागना। उनका यूज़ जो करना हम त्याग दें, मतलब उनको यूज़ ना करें। एंड बाय सम अदर मीन्स टू गिव अस नॉलेज विच वी कैन अटेन बाय देम। एंड कुछ दूसरे तरीकों से वो हमें नॉलेज दे जिस नॉलेज को हम उनके थ्रू अटेन कर सकते थे।
उनके थ्रू यानी सेंसेस, रीजन, इंटेलेक्ट के थ्रू। सो ये जो कोट है ये गैलीलियो गैलीली ने दिया था। एंड आपके पर्सपेक्टिव के लिए गैलीलियो गैलीली बेसिकली 16th सेंचुरी से 17th सेंचुरी में थे। बहुत पुराना कोट है ये, बट आज भी बहुत रेलेवेंट है। इसलिए रेलेवेंट है कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जो लोग साइंस पे बिलीव करते हैं वो धर्म पे बिलीव नहीं कर सकते, और जो धर्म पे बिलीव करते हैं वो साइंस पे बिलीव नहीं कर सकते। सो गैलीलियो गैलीली ऐसे पर्सन थे जिनको आज फादर ऑफ साइंटिफिक मेथड, फादर ऑफ मॉडर्न साइंस कहा जाता है। बट जब वो यंग मैन थे उन्होंने प्रीस्टहुड मतलब पुजारी बनने का बहुत सीरियस कंसिडरेशन रखा था। मतलब वो धर्म पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे। बट वो खुद एक आदमी थे जिनको चर्च ने जेल में डाला था बिकॉज उन्होंने धर्म के अगेंस्ट जाके एक इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी को रिवील किया था। एंड वो डिस्कवरी क्या थी कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। आज आपको बहुत सिंपल लगेगी, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड सन। आज आपको ये बात बहुत सिंपल लगेगी क्योंकि आप बचपन से ये चीज़ पढ़ते आ रहे हैं। बट पहले ज़माने में क्या धारणा थी, क्योंकि हम अर्थ से सन को डायरेक्शन चेंज करते हुए देखते हैं, ईस्ट से वेस्ट जाते हुए देखते हैं, सूरज ढल जाता है देन वापस आता है। तो यहाँ पे बैठ के ऐसे लगता है कि हमारे अराउंड सूरज घूम रहा है, पर हम सूरज के अराउंड नहीं घूम रहे। तब हमें रिलेटिव मोशन के बारे में कुछ नहीं पता था। तो उस समय ये धारणा थी कि जो अर्थ है, ये पृथ्वी है, यहीं पे स्वर्ग है, और इस स्वर्ग के इर्द गिर्द सब लोग घूमते हैं। तो ये बेसिकली अर्थ जो है भगवान की जगह है। एंड अर्थ जो है कहीं किसी के चारों ओर नहीं मंडरा सकती, इसके चारों ओर सब लोग मंडराते हैं। तो डेफिनेटली ये बात चर्च को अच्छी नहीं लगी एंड उन्होंने सज़ा दी गैलीलियो को। बट वो भगवान पे स्टिल विश्वास रखते थे। सो जो लोग भगवान पे विश्वास करते हैं उनको आप थीस बोलते हो, और उनको बिलीवर भी बोलते हो जो भगवान पे विश्वास रखते हैं। एंड अथीस्ट वो हैं जो बेसिकली भगवान पे विश्वास नहीं रखते। उनका मानना है कि ऐसा कोई भी सुप्रीम पावर नहीं है, ऐसे कोई भी भगवान नहीं जिन्होंने पूरी दुनिया बनाई। वो अथीस्ट हैं। अथीस्ट हैं जो पूरी तरह से विश्वास रखते हैं। सो इस आर्ग्यूमेंट से इन्होंने ये दर्शाने की कोशिश की है कि हम साइंस और रिलीजन को दोनों को बिलीव कर सकते हैं एट द सेम टाइम। तो ये आर्ग्यूमेंट में क्या बोला जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे रिलीजन के लोग हैं जो ऐसा मानते हैं कि भगवान हमारे लिए सब कुछ कर देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, भगवान है हमारे साथ, भगवान पे फेथ रखो। एंड अगर आप फॉर एग्जांपल करंट सिनेरियो को देखेंगे तो इवन बहुत लोगों को ऐसा लगा था थाली बजाने से और या कैंडल जलाने से कोरोना वायरस भाग जाएगा, भगवान ये कर देगा। जबकि वो मनोबल बढ़ाने के लिए वो एक्ट था हमारे डॉक्टर्स और कोरोना वॉरियर्स के लिए। सो ये सब जो एब्सर्ड चीज़ें हैं, इन चीज़ों के खिलाफ बोलने की कोशिश कर रहे थे वो। एंड वो ये बोलने की भी कोशिश कर रहे थे कि जिस भगवान ने हमें दिमाग दिया है, हमें सेंसेस दिए हैं, ये सब दिया है, तो वो भगवान फिर क्यों हमारे पास आके हमारी और मदद करने की कोशिश करेंगे, जबकि उन्होंने हमें औजार दे दिए हैं, हमें ऑलरेडी दिमाग दे दिया है। हमें उसी दिमाग का यूज़ करके कोरोना वायरस का वैक्सीन बनाना है, उसी दिमाग का यूज़ करके हमें सही तरह से मास्क पहनना है, सही तरह के मास्क बनाने हैं, सही तरह के सैनिटाइजेशन वाले काम करने हैं। सो भगवान ने ऑलरेडी हमें इतनी इंटेलिजेंस दे दी है कि हम खुद हमारे लिए सारे काम कर सकें। तो फिर आप बैठ के एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वही भगवान जो है आपके सामने आपके सारे काम जो है कर देंगे। तो जिस तरह से इस पर्टिकुलर चैप्टर में भी वो जो लड़का था वो सोच रहा था कि कहीं से भी भगवान मेरे लिए 4 रुपये रख देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। भगवान ने ऑलरेडी तुम्हें सब कुछ दिया है, तुम इतने होनहार बच्चे हो, तुम्हारे पास इतना सकुशल दिमाग है, तुम इतने इंटेलिजेंट हो, अब तुम्हें काम करना है, अब तुम्हें खुद के लिए काम करना है, बिकॉज भगवान ने तुम्हें सब कुछ दे दिया जो उन्हें देना था। सो जो लोग बेसिकली आर्ग्यू करते हैं अरे जो तुम भगवान पे विश्वास करते हो तुम साइंटिफिक पर्सन नहीं हो, तो आप उनको ऐसा बोल सकते हो कि ये देखिए गैलीलियो गैलीली बेस्ट एग्जाम्पल है जो कि भगवान पे भी विश्वास करते थे और उन्होंने भगवान एटलीस्ट चर्च के खिलाफ जाके एक साइंटिफिक डिस्कवरी को स्टैब्लिश की। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, अपने कमेंट्स और फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब इस गोल लोगो पे क्लिक करके सब्सक्राइब बटन दबा के कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे तो आप इस बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। इस टेक्स्ट बुक के अगले चैप्टर्स के लिए स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।